हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम एक और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। गॉस लॉ की एक और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो दिए हुए हैं या स्फेयर्स जो हैं, सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर स्फेयर जो होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से उनके इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए, तो यहाँ पर पहला टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फेयर। कोई भी अगर होलो स्फेयर दिया हुआ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग लोकेशन पर क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहने वाली है। अब अगर इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से रहने वाली है, क्या यहाँ पर सिचुएशन होगी, तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक होलो स्फेयर है तो इसका मतलब उसका सारा का सारा चार्ज जो होगा उसकी सरफेस पर रहेगा, उसकी सरफेस पर रहेगा। तो कोई भी अगर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, किसी भी टाइप का अगर कंडक्टर हो, चाहे नॉन कंडक्टर, होलो स्फेयर दिया हुआ है तो प्रॉपर मतलब एक्चुअल में होलो स्फेयर अगर दिया हुआ है तो उसके जो सारा चार्ज उसके सरफेस पे ही रहेगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर कंडक्टिंग का सॉलिड स्फेयर भी दे दिया, अगर कोई कंडक्टर सॉलिड स्फेयर है तो भी वो एक होलो स्फेयर की तरह काम करेगा। क्योंकि अगर कोई कंडक्टर का सॉलिड स्फेयर है, कोई कंडक्टर का सॉलिड स्फेयर है तो कंडक्टर के इनसाइड कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इस वजह से क्यों नहीं कर सकता इसको भी हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए आप ये जान लो कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रेस्ट पर नहीं रह सकता। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन अंदर सिर्फ रुका हुआ नहीं रह सकता। तो चार्ज जो होगा वो कहाँ पर, अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज दिया जाएगा तो वो उसकी सरफेस पर ही रहेगा अगर चार्ज रेस्ट पर रखना है। और इस पूरे चैप्टर में हम चार्ज को रेस्ट पर ही रख रहे हैं। तो कंडक्टर, अगर सॉलिड कंडक्टर भी सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर भी दिया हुआ है तो भी उसके अंदर सारा चार्ज नहीं रहेगा और सारा सरफेस पर रहेगा। तो वो भी एक तरह से किसकी तरह काम करेगा, होलो स्फेयर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये भी इसकी तरह काम करता है। अब देखो इसको किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर मान लो हमारे पास एक कंडक्टर दिया, एक होलो स्फेयर दिया हुआ है। इस होलो स्फेयर पे जितना भी चार्ज होगा वो उसकी सरफेस पर होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। स्फेयर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें जितना भी चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर इसकी रेडियस हम मानते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और जो ये चार्ज दिया गया है ये कैपिटल क्यू चार्ज दिया है। अब सबसे पहले हम अलग अलग लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानेंगे। तो सबसे पहले आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। तो जब हम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में अगर तो जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम उतनी सेंटर से, जो ये सेंटर दिया हुआ है, सेंटर से उतनी रेडियस का एक इस पर गॉसियन सरफेस बना लेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर मैं गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ को यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे सपोज़ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आउटसाइड ये एक पॉइंट ले लिया मैंने जहाँ पर ये r डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हमने r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, r डिस्टेंस पर हमें आउटसाइड पॉइंट है ये कोई, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके चारों तरफ एक मैं सरफेस बना लेता हूँ, गॉसियन सरफेस, जो कि किस टाइप की होगी, स्फेरिकल टाइप की होगी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पर सरफेस को सिमेट्रिकली हम कंसीडर करते हैं, सिमेट्रिकली ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी सरफेस ले लेते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इस सरफेस का जो छोटा सा एरिया है उसका भी एरिया, कई जगह पर ये ds के फॉर्म में भी लिखा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सरफेस जो एरिया है, एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। चाहे आप किधर भी लो, यहाँ पर भी लोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर जो होगा एक ही डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए या जब भी हम गॉस लॉ का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, हमें क्या करना होता है, E इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लेना होता है। फाई को हम लिखेंगे E इंटू एल एरिया, E इंटू एरिया या E डॉट DA और इंटीग्रेशन, और Q का मतलब उस गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किए उस गॉसियन सरफेस के अंदर का जितना भी चार्ज है उस सरफेस को, एरिया को हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर मैं यूज़ करूँ तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू
क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की जो वैल्यू आएगी फाई इक्वल्स टू हो जाएगा फाई इक्वल्स टू होगा क्यू इन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल्स टू क्यू इन इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर तो ये किस तरीके से लिखी जा सकती है। अब फाई को हमेशा ध्यान रखना, हम क्या लिखेंगे ई डॉट, तो हमेशा फाई को हम लिखेंगे ई डॉट डी ए और इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद क्यू इन क्या लेना है, जो इस सरफेस के अंदर का चार्ज होगा। तो इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इस स्फीयर पर ही है, तो कितना है क्यू और एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई और ए के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है ना। तो यहाँ पर ई और ए आपस में डी ए जो है पैरेलल हैं, तो एंगल थीटा जो होगा 0 होगा, तो cos 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो अगर जब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो ई डी ए cos 0 और ये q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई तो हर एक जगह, ई हर r डिस्टेंस पर एक जैसा है, तो इसलिए ई कॉमन आ जाएगा और बचेगा अंदर डी ए, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या हो गया, इस गाउसियन सरफेस का टोटल एरिया, इस सरफेस का नहीं, हमेशा जब भी ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करना है इसका मतलब होगा गाउसियन सरफेस का टोटल एरिया। तो गाउसियन सरफेस का टोटल एरिया लिख देते हैं। तो गाउसियन सरफेस का टोटल एरिया जो होगा वो टोटल एरिया हो जाएगा ई, और 4 स्फेरिकल सरफेस है तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो e आउटसाइड अगर हम देखते हैं, आउटसाइड स्फेयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, ई आउटसाइड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन को k लिख सकते हैं, तो k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसका मतलब अब ये r क्या है, ये r सेंटर से डिस्टेंस है। स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, सरफेस से डिस्टेंस नहीं लेते हैं हम। डिस्टेंस जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। तो सेंटर से उस पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी r, तो k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ई आउट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से अब इसमें अगर मैं ग्राफ वगैरह ड्रॉ करूँगा तो देखो ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा। अगर ग्राफ, चलो इसमें अभी हम बाकी सारी भी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके साथ एक साथ ही ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो ये चीज़ बस ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले में ये आ गया कि अब बार बार इस तरह से डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्फीयर आपको दिया हुआ है, इस स्फीयर पर कोई चार्ज दिया हुआ है, इसकी सरफेस पर कोई चार्ज दिया हुआ है, कंडक्टर है तो या जो भी है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज Q। तो इसके आउटसाइड किसी डिस्टेंस पर अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें सपोज, तो यहाँ पर ये r डिस्टेंस है, तो सेंटर से हमेशा r डिस्टेंस लेनी है और k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर कर देना है। वेक्टर की टर्म्स में अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें हम इसे, अगर मैं इसको वेक्टर की टर्म्स में लिखता हूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा ई आउट वेक्टर और ये k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और r कैप। तो ये यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। तो ये ई वेक्टर जो आउटसाइड वाला है वो, ये ग्राफ भी अभी हम ड्रॉ करेंगे आगे, है ना, क्योंकि मैं पूरा सेंटर से लेकर आउटसाइड तक के ग्राफ को ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो इसलिए हम उसको भी देखेंगे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं अगला पार्ट, अगर सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर हमें सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक ही बात हो जाएगी। तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो उसके लिए हमें सरफेस के जस्ट बाहर, बहुत थोड़ा सा जस्ट बाहर एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये रेड कलर से मैंने गाउसियन सरफेस ड्रॉ करी है। अब ऐसा नहीं है कि ये इसके और इसके बीच में चार्ज रखे हुए, नहीं। एक्चुअली जो गाउसियन सरफेस है मैं चाहता तो इस सरफेस के जस्ट ऊपर भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो हम किसी भी स्फीयर की सरफेस पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं तो हम गाउसियन सरफेस को उससे थोड़ा सा बाहर बनाते हैं, तो हल्का सा बाहर यहाँ पर बनाते हैं। तो r को, स्मॉल r को हम ऑलमोस्ट कैपिटल R ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो अब वापस से वही फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो E इक्वल्स टू यहाँ पर, अब ये इनसाइड वाली सरफेस की बात चल रही है,
तो वापस से क्या बनेगा, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की जगह लिख दूंगा मैं यहाँ, सॉरी फाई है ये, तो फाई की जगह यहाँ पर हम लिख सकते हैं E डॉट dA, और ये इस तरीके से, और Q, अब देखो Q इन, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना एरिया, कितना चार्ज आ रहा है, एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के, गॉसियन सरफेस के जस्ट अंदर कौन सा चार्ज है, Q चार्ज है, क्योंकि इस सरफेस पर तो Q चार्ज ही है। इसको हम लिख देंगे E डॉट dA, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एंगल बिटवीन E और ये DA ये आपस में पैरेलल ही होने वाले हैं। ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा। मुझे कैसे पता चल रहा है, एरिया हमेशा सरफेस के, एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो छोटी सी सरफेस ले लो, और उस छोटी सी सरफेस के परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करोगे तो वो एरिया वेक्टर निकल कर आएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E। अब ये एरिया जो है ये किसका है, इस सरफेस का, और ये सरफेस जस्ट क्लोज है सरफेस, ये गॉसियन सरफेस जो है वो एक्चुअल सरफेस के जस्ट क्लोज है, तो इसका एरिया में 4 पाई कैपिटल R ही लिखकर चलूँगा। या तुम यही मान लो कि ये सरफेस जो है वो गॉसियन सरफेस जो है स्फेयर की सरफेस पर ही बनी हुई है, बस थोड़ा सा बाहर है, बहुत माइन्यूट सा दोनों के बीच में गैप है। तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। तो कितना बन गया ये, E इज इक्वल्स टू बन जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये यहाँ पर KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर यहाँ पर हो गया, तो E इक्वल्स टू बन जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पर है कि आपको अगर स्फेयर का, देखो यहाँ पर हम इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि अगर आउटसाइड का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम सरफेस का आसानी से निकाल सकते हैं। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। जब हमें सरफेस का निकालना है तो स्मॉल r को किससे चेंज कर दो, कैपिटल R से रिप्लेस कर दो, तो वहाँ पर सारी चीज़ें हमें पता लग जाएगी। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होगा। अब बात आती है, अब देखते हैं कि अगर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, स्फेयर के इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो वो कितना आएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास, अगर हमें इस स्फेयर के, होलो स्फेयर के इनसाइड किसी पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पर है, वहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस को रेडियस कंसीडर करते हुए हम एक स्फेयर गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर एक गाउसियन स्फेरिकल सरफेस मैंने ड्रॉ करी जो रेड कलर में बनी हुई है। तो वापस वही प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम देखेंगे, वैसे तो आपको दिखने लग गया होगा शायद कि कितना आने वाला है, फिर भी हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहाँ पर क्या बनेगा, फाई इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई को हम लिखते हैं E डॉट dA, और ये सारी चीज़ें। अब Q इन की बात आ रही है, तो अब देखो ये Q इन कौन सा लेते हैं, गॉसियन सरफेस के, तो सारा चार्ज तो इस ऊपर ही रहेगा इस, और ये गॉसियन सरफेस इस होलो स्फेयर के इनसाइड है, और होलो स्फेयर के अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला जो एरिया है उस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इनसाइड 0 हो जाएगी। इट मीन्स इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0। यहाँ पर तो हमें तीन चीज़ें सिचुएशन यहाँ पर मिल गई है, कौन कौन सी। अगर हम आउटसाइड की बात करें तो होता है KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस की हम बात करें तो बन जाएगा KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। और अगर इनसाइड की बात करें तो हो जाएगा 0। ए आउट हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ई सरफेस हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर, और ई इन हो जाएगा 0, है ना। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास, ई आउटसाइड, ई सरफेस और ई इन जो होगा वो कितना बनने वाला है, 0 यहाँ पर होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होने वाली है यहाँ पर 0। अब अगर मैं इसको ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करूँ ना, तो तुम देखो ग्राफ की फॉर्म में मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर R और हम E के बीच में, तो जब R की वैल्यू 0 सेंटर पे होगा, इसका मतलब R की वैल्यू 0, यहाँ से शुरू करता है सेंटर से चलना। तो जब R की वैल्यू 0 है स्मॉल r की, तो इसका मतलब सेंटर पर। जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वलेंट है, इसका मतलब सरफेस पर। और जब ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे जाएगी तो R की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब एक छोटी सी चीज़, सेंटर पर
जो होलो स्फीयर रहता है तो होलो स्फीयर में इनसाइड जीरो से लेकर इनसाइड का मतलब क्या हो गया, जीरो से लेकर कैपिटल आर से कम, मतलब ये जीरो से लेकर कैपिटल आर के अंदर अंदर का जो एरिया है वो सरफेस अंदर इनसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जो रेड कलर है उससे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। आर इक्वल्स टू स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद ये यहाँ पर इस तरीके से, तो उसके बाद आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बाहर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना बन जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। देखो यहाँ पर तो कांस्टेंट है ये पूरी टर्म, सरफेस पर तो बस रेडियस पर डिपेंड करेगा कि अगर स्फीयर की रेडियस बढ़ गई, स्फीयर की एक्चुअल रेडियस बढ़ गई तो सरफेस एरिया, सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कम हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो अगर हम होलो स्फीयर के लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इस तरीका बन सकता है, और कई बार ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो बस ये थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में ये ग्राफ जो होगा वो नीचे की साइड बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इनवर्ड वाली डायरेक्शन में बनेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा आएगा, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है, ऊपर की तरफ बनेगा, और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरा का पूरा मिरर इमेज बना के नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक और डेरिवेशन कर लेते हैं। कौन सा, होलो स्फीयर का हमने किया, इसके बाद हम करते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में कौन सा लेंगे, कंडक्टर वाला नहीं लेंगे, सॉलिड स्फीयर में हम लेंगे इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर, क्योंकि इंसुलेटर सॉलिड अभी जो केस था उसमें हमने देखा कि चार्ज इनसाइड नहीं है। अगर दूसरा केस अब हम लेंगे जिसमें चार्ज अंदर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है और चार्ज इनसाइड सिर्फ, और चार्ज इनसाइड जो, तो अगला अब जो हम देख रहे हैं उसमें चार्ज अंदर की तरफ रखना है, और जो कि एक ही केस में हो सकता है जब हम पूरा स्फीयर जो है इंसुलेटर का रहें, क्योंकि इंसुलेटर में ही चार्ज इनसाइड एग्जिस्ट कर सकता है। तो आओ देखते हैं सॉलिड स्फीयर के केस में। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। अब मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो हमेशा मैं इस पूरे टॉपिक में मैं इंसुलेटर ही लूँगा, ठीक है ना। तो इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो मान लीजिए ये ए पॉइंट लिया, तो यहाँ पर आउटसाइड अगर कोई मैं पॉइंट लेता हूँ जो कि आर डिस्टेंस पर है, मुझे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कंसीडर करते हुए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हुए यहाँ पर इस तरह से कंसिडर करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर आर डिस्टेंस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमें निकालना है तो इसको कंसिडर करते हुए मैंने गाउसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। क्या कर दी है, गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, जो कि हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहने वाली है, और जो एरिया वेक्टर की मैं बात करूँगा तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के हमेशा इस तरह से आने वाला है, और जितने भी तुम स्फेरिकल सरफेसेस बनाओगे ना उसमें एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस ई के डायरेक्शन में ही आएगा। इसको तो बिना किसी चीज़ के तुम सोच सकते हो, बिना किसी चीज़ के लिख सकते हो, ले भी सकते हो, है ना। जब भी स्फेरिकल सरफेस होगी तो उसमें एरिया वेक्टर, और इस तरह की सिचुएशन अगर बन रही है तो अब यहाँ पर वापस से हम आउटसाइड निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी ई डॉट डी ए और इक्वल्स टू क्यू इन। अब क्यू इन जो है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस पर टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, पूरा अंदर तक पूरा जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना है, क्यू दिया हुआ है। तो हम चार्ज कौन सा लेते हैं, हमेशा जो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज, भले ही वो कहीं पर भी रखा हो, तो वो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि ई जो है वो पैरेलल है किसके, डी ए के, एरिया के पैरेलल। स्फेरिकल्स गॉसियन सरफेस में हमेशा यही सिचुएशन रहेगी, और ये चीज़ हम यहाँ पर ले लेते हैं। ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ डी ए, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई डी ए जो है इसका मतलब किसका एरिया, इस गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई
एप्सिलॉन नॉट। अब इसको देखते हैं, इसको और अब इस तरह ट्रांसफ़र करते हैं अगर 4 पाई आर स्क्वायर को, तो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर अगर ई आउट की बात करते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है। तो अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर है, इस 4 पाई आर स्क्वायर को मैं एप्सिलॉन के साथ लिख रहा हूँ, तो 4 पाई एप्सिलॉन। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, वैसे तो ये आंसर आ चुका है। 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो के यहाँ पर अगर जब आता है तो ये बन जाएगा, के यहाँ पर बन जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ई आउट इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है। तो ई आउट इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास सिचुएशन इस तरह से। तो आउटसाइड के लिए हमने निकाल लिया। अब इनसाइड के लिए अब देखते हैं सरफेस पर क्या सिचुएशन होने वाली है। तो सरफेस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए सरफेस की अगर हम बात करें अब, तो यहाँ पर एक जो कंडक्टर है, तो सरफेस के जस्ट बाहर मैंने एक रेड कलर में गाउसियन सरफेस बना दी है। तो इस गाउसियन सरफेस की रेडियस को हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि इस गाउसियन सरफेस की रेडियस जो स्फेयर की ओरिजिनल रेडियस है उसकी इक्वल है, इसलिए मैंने स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्विवेलेंट लिख दिया। अगर वापस से यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो वापस अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर वही सिचुएशन वापस आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ यहाँ पर हम लिखेंगे फाई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू इन डिवाइडेड बाई, ये हमेशा ध्यान रखना, क्यू इन का लिखने का मतलब यही होता है कि उस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। हो सकता है कई बार पूरा चार्ज गाउसियन सरफेस के अंदर आ जाए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गाउसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज ना आए, है ना। तो यहाँ पर इसको अगेन मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है ई, तो इसकी जो सरफेस एरिया है इस जगह पर वो भी इस तरफ ही होगा। तो अगेन यहाँ पर ई और ये डी ए, ये दोनों आपस में पैरेलल होने वाले हैं। तो ई और ये डी ए, ई और डी ए यहाँ पर ये रहने वाले हैं। तो ई डी ए कॉस 0 इसको लिखेंगे हम यहाँ पर। क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा टोटल, क्योंकि इस सरफेस के अंदर पूरा ही स्फीयर आ चुका है, तो इसका मतलब टोटल चार्ज। इसको थोड़ा और सोल्व करूँगा तो ये बन जाएगा ई डी ए इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ई। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, तो ठीक है। तो कितना बन जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला इसका निकल के आ गया। आप इसको चाहो तो ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, के क्यू। के किसको लिख रहा हूँ मैं बार बार यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले लिए, 1/4 पाई। अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसका मतलब वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, जिससे हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा चेक करना। तो ये हमारे पास इस तरीके से निकल कर आया। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी तो हॉलो स्फीयर में भी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर आई थी, और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो भी के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर आई थी। इनसाइड जो हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है कैपिटल होलो जो सॉलिड स्फीयर है इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो कितनी आएगी, वो अलग होगी, 0 होगी, उसी के बारे में देखते हैं। अब देखो 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें साफ साफ पता लग रहा है कि अंदर मैं गाउसियन सरफेस बनाऊंगा तो उस गाउसियन सरफेस के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ इनसाइड भी चार्ज दिया हुआ है। तो देखते हैं कि कितना चार्ज आएगा और उसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है। देखिए यहाँ पर एक स्फीयर दिया हुआ है, इस स्फीयर की रेडियस मैंने वही कैपिटल आर, बड़ी कैपिटल आर। इनसाइड किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इनसाइड मैंने एक गाउसियन सरफेस बना दी है स्मॉल आर रेडियस की। ये रेड कलर में जो है वो गाउसियन सरफेस है। अब हमें एक चीज़ पता है कि इसके अंदर टोटल चार्ज जो है ना वो क्यू है। अब हमें यहाँ पर पता है कि जो टोटल चार्ज है वो कितना है, इस पूरे स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज क्यू है। लेकिन जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर भी हमें चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि इस गाउसियन सरफेस के अंदर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्यू डैश चार्ज है, तो यहाँ हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ चार्ज, टोटल चार्ज कितना है क्यू। एंड सेकेंड यहाँ पर हम बात करें चार्ज इनसाइड द गाउसियन
सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड अगर हमें चार्ज की बात कर रहा हूँ तो उसको मैं मान लेता हूँ क्यू डैश है ना। अब क्यू डैश को कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए एक बहुत बेसिक सा यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर हम ये निकाल सकते हैं कि चार्ज इन 4π/3r⁴, ये पूरा चार्ज जो है इसके वॉल्यूम के अंदर है। तो 4π/3r³ में कितना चार्ज है, q चार्ज है। तो अब इस स्फीयर तो यूनिट में कितना चार्ज हो जाएगा, इतने एरिया में इतना चार्ज है, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा। तो यूनिट एरिया में अगर मैं चार्ज की बात करूँगा तो q डिवाइडेड बाई 4π/r³ डिवाइडेड बाई 3, ये यूनिट एरिया में चार्ज हो जाएगा। अब इसी तरीके से तो हमें किसके अंदर ये यूनिट वॉल्यूम लेना है हमें, तो यूनिट वॉल्यूम में ये चार्ज आ जाएगा। अब पूरा, तो अब मुझे इस स्मॉल r रेडियस में रेडियस वाले स्फीयर में चार्ज निकालना है। तो हमें अगर q डैश निकालना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वॉल्यूम में पता है तो q डिवाइडेड बाई 4π/3r³ इंटू, और ये यहाँ पर बन जाएगा 4π/3 स्मॉल r³। इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। q डैश जो है वो q स्मॉल r³ डिवाइडेड बाई r³, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो q डैश इक्वल्स टू कितना बन जाएगा हमारे पास, q डैश इक्वल्स टू बन जाएगा QR³ डिवाइडेड बाई कैपिटल R³। q डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्मॉल r³ डिवाइडेड बाई कैपिटल R³। इस तरीके से हमने ये q डैश की वैल्यू तो निकाल ली। ये q डैश क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। अब यहाँ पर हमें इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, मतलब स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाउस लॉ यूज़ करेंगे। तो गाउस लॉ यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो स्फीयर आया था तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फाई इक्वल्स टू q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि फाई को लिखा जा सकता है E इन dA, इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। और q इन का मतलब अंदर की तरफ कितना चार्ज, तो q इन कितना हो जाएगा, ये इनसाइड वाला जो चार्ज है, तो q इन जो होगा बेसिकली, अब q इन का मतलब उस गॉसियन सरफेस, तो वो हमने लिया था q डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इन और dA अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये यहाँ पर ये था हमारे पास q डैश की वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ q डैश की वैल्यू कितनी आई थी, r³ डिवाइडेड इक्वल्स टू आई थी r³ डिवाइडेड बाई r³, और ये q। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्मॉल r³ डिवाइडेड बाई कैपिटल R³ और एप्सिलॉन नॉट। ई इन की अगर मैं बात करता हूँ अब, तो ये यहाँ पर ई इन, एक और चीज़ जो हमें पता है यहाँ पर अगेन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो डी ए इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r³ डिवाइडेड बाई r³। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी। तो ई इन एरिया, अब यहाँ पर ये टोटल एरिया जो बनने वाला है ये कितना, अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर एरिया कौन सा लेना है, गॉसियन सरफेस की रेडियस यहाँ स्मॉल r है, अब इसको कैपिटल R से रिप्लेस मत कर देना। तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R सिर्फ तब होता है जब सरफेस पर होती है ना। तो इनसाइड है तो यहाँ पर 4πr² और q r³ डिवाइडेड बाई कैपिटल R³ और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ई इन जो आएगा अब यहाँ पर QR डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट R³ ये निकल कर आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा KQR डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट R³ ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास एक फॉर्म KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r डिवाइडेड बाई ये इसको हटा दो और ये यहाँ पर बन गया R³। तो एक ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसमें आपको पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो नहीं आया, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो नहीं आया है, ज़ीरो नहीं आया है। इसका मतलब क्या आया, KQ कांस्टेंट है, R³ कैपिटल R³ नीचे डिनोमिनेटर में वो कांस्टेंट है स्मॉल r। इसका मतलब इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब सेंटर पर
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेंटर पर निकालना हो तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन सेंटर से जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सेंटर से जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, वहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर ये वैल्यू इंक्रीज यहाँ पर होती जाएगी। तो अब इसका एक और फॉर्म बोल सकते हैं, एक और, अगर कई बार क्वेश्चन इसका डेंसिटी की टर्म्स में आ जाता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी की फॉर्म में आ जाए तो डेंसिटी की फॉर्म में भी हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो इसको आओ डेंसिटी की फॉर्म में देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर मान लो ये स्फीयर दिया हुआ है, उसी पुराने स्फीयर की ही बात कर रहा हूँ। अंदर पूरा चार्ज क्यू है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। तो डेंसिटी कैसे लिखते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास, इसका मतलब मैंने इसको लिख दिया 3, मुझे चार्ज यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो रो 4π/3 आर क्यूब इक्वल्स टू क्यू। तो ये क्यू को जो है हम डेंसिटी के टर्म में इस तरह से लिख देते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला फॉर्मूला है वो है के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल जो कैपिटल क्यू है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रो 4π/3 आर क्यूब। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब अगर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा रो इंटू 4π/3 और के का मतलब क्या होता है, 4πε0 इंटू आर। तो 4π से 4π कैंसिल, ई इनसाइड, ई इनसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, रो आर डिवाइडेड बाई ε3ε0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं डेंसिटी की टर्म में, तो रो आर डिवाइडेड बाई 3ε0 करके निकाला जा सकता है। तो ये इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसी से रिलेटेड। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो ये हो गया और एक और कौन सा था, एक और इसी की तरीके का फॉर्मूला था ई इन, वो क्या था, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि सॉलिड अगर चार्ज स्फीयर के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, और वो कि एक ही केस में एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि कौन सा केस है, जब इंसुलेटर कंडक्टर दिया हो, इंसुलेटर स्फीयर दिया हो। तो अगर अब सिमिलरिटी भी देखते हैं और थोड़ी सी डिफरेंस भी देखते हैं। सिमिलरिटी क्या है कि अगर दोनों, चाहे स्फीयर किसी भी टाइप का हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, आउटसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर आएगा। सरफेस पे लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो बस। और अगर इनसाइड अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा चेंज है। हॉलो स्फीयर अगर है, मतलब अंदर कोई चार्ज अगर नहीं है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर कुछ चार्ज है तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन दोनों में से कुछ एक आएगा। या तो रो दिया है तो रो आर डिवाइडेड बाई 3ε0। ये स्मॉल आर जो है वो इनसाइड जितने रेडियस का स्फीयर लिया या जिस सेंटर से जिस डिस्टेंस पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है ना, सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस है ये स्मॉल आर इनसाइड, लेकिन आउटसाइड तो फिर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इनसाइड के लिए बनाया हमने। तो हमने दोनों के लिए देखा। अब इसका ग्राफ भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर सॉलिड वाला दिया हुआ हो तो उसके लिए ग्राफ क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। अब मैं इसकी ग्राफ की बात करूँ तो देखो, अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर बनेगा ई और ये आर, ये तो ज़ीरो हो गया। ये यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब ये सरफेस वाला एरिया है। तो स्मॉल जीरो से लेकर कैपिटल आर तक का जो पोर्शन है वो तो ज़ीरो है, मतलब ये इनसाइड वाला एरिया और इसके बाहर ये, और ये टॉप वाला एरिया। तो टॉप पर तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, लेकिन आर स्क्वायर है ना। लेकिन अगर अब यहाँ इनसाइड की बात करें तो इनसाइड सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमने देखा था, इनसाइड जो है स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। दूसरा आउटसाइड जो आया वो आ रहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और सरफेस पर तो कांस्टेंट है ही सही यहाँ तक। तो लीनियरली यहाँ से लीनियरली वेरी करेगा और उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है आर के, और यहाँ ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। मैक्सिमम केसेस में तुम्हें इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना।
तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हैं तो लीनियरली इंक्रीज होता है, और सरफेस से सेंटर की तरफ जाएंगे तो लीनियरली डिक्रीज होगा। कई बार क्वेश्चन में ऊपर नीचे से भी पूछ लिया जाता है कि सेंटर से सरफेस की तरफ जाने पर इंक्रीज होता है या डिक्रीज, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो लीनियरली इंक्रीज होगा। लेकिन सरफेस से सेंटर की तरफ अगर जाते हैं, सरफेस से किसकी तरफ जाते हैं, सेंटर की तरफ जाते हैं तो लीनियरली डिक्रीज होगा। ठीक है ना, तो लीनियरली डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो ये सरफेस है तो ये यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है। तो ये पैराबोल इन हाइपरबोलिक फॉर्म में डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे हम क्वेश्चन देख सकते हैं। अब इससे इन कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं कि उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया और दोनों स्फेयर हो गए, इनके आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसका फॉर्मूला एक ही जैसा आता है, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी यही निकाला था हमने, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। सरफेस के लिए स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो। इनसाइड अगर देखना है तो स्मॉल होलो स्फेयर में 0 हो जाएगा, और सॉलिड स्फेयर जो होगा उस सॉलिड स्फेयर के केस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आओ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक होलो स्फेयर है, उस पर कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है, उसके सेंटर से अगर एक एक्सेस बनाते हैं तो यहाँ पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं एक्चुअली। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिस भी पॉइंट पर हमें अब क्योंकि हमने यहाँ पर दो चीज़ें, कितने तरह के ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है, तो दोनों तरह के कॉम्बिनेशन जरूर मिलेंगे। तो जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट पर ये देखो कि कितने तरह के ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहाँ दो तरह के ऑब्जेक्ट है, एक स्फेयर है और एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर, अगर मैं इस जगह बना देता हूँ, ये ए पॉइंट थोड़ा, तो ए पॉइंट पर, ये सिर्फ मैंने शो करने के लिए बनाया है ना, सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर बनाया, मैं इसको मिक्स नहीं करना चाह रहा था। तो क्यू पॉइंट अगर यहाँ पर है तो इसकी वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में। ये कैसे निकालते हैं ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर प्लस का साइन रख देते हैं, लगा देते हैं, तो रिपल्शन अगर हो रहा है तो ऊपर, तो इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट, इसको हम बोल देते हैं सेकंड, तो ये E1। अब इसकी वजह से, अब जब भी हम स्फेयर की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं तो उससे पहले हम ये जरूर चेक करेंगे कि वो पॉइंट जो है, वो जो भी पॉइंट जिस पर हम स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं वो पॉइंट आउटसाइड लाई करता है, इनसाइड लाई करता है या सरफेस पर है, ये जरूर चेक करो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है इस स्फेयर के आउटसाइड है, इस स्फेयर के आउटसाइड है, तो स्फेयर के आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ ही होगी, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ हमें पता लग रही है। अब फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो E1 पहले मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो E1 की वैल्यू जो है, अब यहाँ पर हमने डायरेक्शन डिसाइड कर ली है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं कि के क्यू डिवाइडेड बाई 3r का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। E2 की अगर हम बात करें तो E2 के लिए देखो क्या हो जाएगा, E2 के केस में के क्यू, क्योंकि एक ही स्फेयर है ना, तो के क्यू, और यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी दी है 2r, लेकिन हमें सेंटर से डिस्टेंस लेनी है, तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3r, तो 3r का स्क्वायर, तो कितना हो गया टोटल के क्यू डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर, ये सेकेंड वाला। तो अगर हम टोटल बात करें ई नेट, तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन आ गई, तो ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही है, तो तुम चाहो तो इसको भी E मान लो और इसको भी E मान लो लास्ट में कैलकुलेशन। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, अदरवाइज तुम यहाँ पर ये वैल्यूज़ भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो। मैं ज़्यादातर ऐसा नहीं करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर। अगर ये दोनों, जैसे ये के क्यू डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर और के क्यू डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ एक ही है, तो थोड़ी देर के लिए इसको भी E मान लो और इसको भी E मान लो ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि E1 इक्वल्स टू भी E है और E2 इक्वल्स टू भी E है, क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू है।
तो यहाँ पर ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बन जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा √2e। तो √2e की वैल्यू यहाँ से पता चल गई हमें, कैपिटल e के बराबर, तो k³ डिवाइडेड बाई 9r²। ठीक है, तो ये यहाँ पर, और वैसे भी ये एक्चुअली इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेशन वाली अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और थोड़ा सा आप इस पर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत चीज़ें आपको वैसे ही। अब ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को आंसर क्लियर हो गया था, क्योंकि ये दोनों एक जैसी है। तो जब दो वैल्यूज़ एक जैसी है और उनको स्क्वायर करके जब ऐड किया जा रहा होता है तो वो √2 टाइम्स हो जाती है ना। यहाँ पर ये दोनों एक जैसी है तो √2 टाइम्स, क्योंकि ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर तो √2 आ गया। अगर ऐसी तीन वैल्यू होती e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस e3 स्क्वायर और तीनों की वैल्यू एक जैसी होती तो ऑब्वियस ही बात है √3e आता। तो यहाँ पर हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो धीरे धीरे ही आएगा तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत उसमें नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सॉलिड इंसुलेटर स्फीयर दिया हुआ है जिस पर टोटल चार्ज Q है। इसके इनसाइड एक पॉइंट है A, इसके इनसाइड एक पॉइंट A दिया हुआ है जो कि सेंटर से r/2 की डिस्टेंस पर है। हमें ये दिया हुआ है कि OA कितना है, r/2 है। तो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब सबसे पहले तो ये चेक करो, ये पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, इनसाइड है। तो इसका मतलब इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। स्फीयर कौन सा है, सॉलिड वाला, अंदर चार्जेस का मतलब सॉलिड इंसुलेटर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, हमें एक्चुअली EA निकालना है। तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा, यहाँ पर इनसाइड के लिए फॉर्मूला होता है KQ r डिवाइडेड बाई r³। या तो ये यूज़ कर सकते हो, और अगर डेंसिटी दी हुई होती है तो ρ/r डिवाइडेड बाई 3ε0 यूज़ कर लेते। तो E इनसाइड जो होगा तो KQ, स्मॉल r की जगह क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल R/2, क्योंकि इसने बोला है, और कैपिटल R³। तो ये वैल्यू जब लिखोगे तो तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो आ जाएगा, E in इक्वल्स टू, ये बन जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 2r²। ये r से एक बार ये r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना रहने वाला है, यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई 2r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रहने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि इनसाइड अगर दिया जाए तो कैसे निकालना है, आउटसाइड अगर दिया जाए तो बस एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो स्फीयर के रेस्पेक्ट में कहाँ पर लाई कर रहा है, आउटसाइड है, सरफेस पर है, किस जगह पर लाई कर रहा है, वो चीज़ हमें बस ज़्यादातर नोटिस करनी है, वही चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, चलो एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें एक स्फीयर दिया है, होलो स्फीयर है, और उस होलो स्फीयर पर टोटल चार्ज जो है वो Q है, और अंदर सेंटर पर एक चार्ज रख दिया है, स्मॉल q चार्ज रखा है। अब हमें बताना है कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब ध्यान से समझना, जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, जब स्फीयर के अंदर, होलो स्फीयर के अंदर कोई एक्स्ट्रा अलग से चार्ज दे दिया जाए, उस तरह के क्वेश्चंस करने का भी एक सिंपल सा तरीका क्या है, देखो दो तरीके से मैं बताऊंगा। इस स्फीयर की वजह से तो इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाला है, इस स्फीयर की वजह से इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला है, क्योंकि इस अब A पॉइंट पर एक्चुअली दो तरह के ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक इस Q चार्ज की वजह से जो कि सेंटर पर रखा है, और एक ये वाला चार्ज, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग से रखा है, स्फीयर पूरा होलो है। तो इस कैपिटल होलो स्फीयर की वजह से इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, लेकिन इस कैपिटल Q की वजह से जो कि सेंटर पर रखा है, उसकी वजह से यहाँ पर A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आएगा। तो हम डायरेक्टली पहले मेथड से अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, हम जो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं उसमें क्या हो जाएगा कि भाई इसकी वजह से A पॉइंट पर, तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बन जाएगा KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r²। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2 का स्क्वायर। तो A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा 4KQ डिवाइडेड बाई r²। ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप प्रॉपर्ली गाउस लॉ यूज़ कर लो। गाउस लॉ मतलब phi = Q डिवाइडेड बाई ε0। अब उसमें देखो
जब हम डिराइव करते हैं उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकली क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें सारी डिटेलिंग नहीं लिखनी है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। हमें पता है कि हाँ भाई E और DA के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो डायरेक्ट आप उस फाई को E.DA लिख सकते हो, है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में क्या करो, इसके चारों तरफ r/2 डिस्टेंस की एक गॉसियन सरफेस बना लो। मैं फिर लिखूंगा फाई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA Q। अब ये Q इनसाइड मतलब इस गाउसियन सरफेस के अंदर, ये गाउसियन सरफेस कौन सी, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उतनी ही रेडियस का मैंने गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, Q आ रहा है, सिर्फ ये वाला तो आ ही नहीं रहा, इसलिए हमने वहाँ पे भी इंक्लूड नहीं किया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो E, मैं अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ DA, तो ये गाउसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा 4πr/2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट और r/2 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और ये 4। तो देखो सेम सिचुएशन यहाँ पर आ गई। तो कई बार अगर हमें लगे कि हमें नहीं पता लग रहा है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक गाउसियन सरफेस बना लो और डायरेक्टली यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार अगर समझ में आ जाती है कि भाई इस फाई को हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। हमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तरफ हर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखना है, हमें बस यहाँ पर ये पता है सही कि अगर स्फेरिकल सरफेस है तो हाँ E और A दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो उनके बीच में डायरेक्ट E को बाहर लेके इंटीग्रेशन ऑफ DA करके भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके का, कॉन्सेंट्रिक शेल से रिलेटेड। जो होलो स्फेयर होते हैं ना उनको शेल भी बोला जाता है, तो कहीं पर शेल वर्ड यूज हो जाए तो डरना मत, शेल का मतलब भी वही चीज़ है। हमें यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक शेल दी हुई है, स्फेरिकल शेल दी हुई है। अब मैंने यहाँ पर प्लस प्लस नहीं बनाया, ये बता दिया है कि इस स्फेयर पर, इस जगह पर जो स्फेयर दिया हुआ है, तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर दिए हुए, यहाँ पर चार्ज Q दिया हुआ है, यहाँ पर 2Q चार्ज दिया हुआ है। तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, उन पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। कुछ पॉइंट्स की डिस्टेंस तुम्हें दी हुई है, कुछ पॉइंट्स की डिस्टेंस तुम्हें इस फिगर से ही आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जब रूल क्या है या हम मेथड क्या यूज़ करते हैं कि जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अब देखो यहाँ प्रॉपर तरीका ही यूज़ करना पड़ेगा, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना पड़ेगा, बिना उसके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर हम क्या कर देंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक गाउसियन सरफेस बना देंगे। जैसे अब सेंटर O की बात है, तो O पर अगर तुम गाउसियन सरफेस बनाओगे तो वो एक छोटी सी गाउसियन सरफेस बनेगी। O के चारों तरफ बनाओगे तो छोटी सी गाउसियन सरफेस बनेगी और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक सीधी सी चीज़ पता लग रही है कि O पर सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें A पॉइंट की, तो अब देखो A पॉइंट कहाँ पर है। A पॉइंट आ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्फीयर और दोनों के रेस्पेक्ट में। तो जो छोटा स्फीयर है उसके रेस्पेक्ट में तो सरफेस पर है, और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके इनसाइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं A पॉइंट पर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पर तुम इसको इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस, अगर मैं एक छोटी सी गाउसियन सरफेस इसके चारों तरफ बनाता हूँ, इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ एक गाउसियन सरफेस, ठीक है। तो इस गाउसियन सरफेस को अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके अंदर A पॉइंट पर, A पॉइंट सरफेस है तो सरफेस से जस्ट बाहर की तरफ हम गाउसियन सरफेस बनाएंगे। तो A के अंदर कितना चार्ज है, A के अंदर जो चार्ज होगा, एक तो यहाँ सेंटर पर तो 0 चार्ज है लेकिन सरफेस का चार्ज आ रहा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक कोई भी पॉइंट अगर सरफेस पर दिया हुआ हो तो तुम्हें गाउसियन सरफेस जो है वो स्फेयर की सरफेस से जस्ट बाहर बनानी है, थोड़ी सी बाहर बनानी है। उससे क्या होगा, उस सरफेस में, उस सरफेस गाउसियन सरफेस में हम स्फेयर का चार्ज इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर इसका स्फेयर का चार्ज कितना आ जाएगा, तो इस गाउसियन सरफेस के अनसाइड अब मुझे लिखनी है ये EA निकालना है यहाँ पर। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, फाई इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई को लिख दिया EA और इंटीग्रेट DA मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। Q इसके अंदर कितना चार्ज है, Q है एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम बात करें EA,
तो अब डी है, ये एरिया किसका लेंगे, इस सरफेस का। तो इस सरफेस का टोटल एरिया कितना आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ओवरऑल बन जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ई ए इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से करने से थोड़ा सा ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा, मिस्टेक के चांसेस कम रहेंगे। अब जैसे हम सी पॉइंट की बात, बी पॉइंट की बात करते हैं, तो बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट की बात करेंगे तो बी पॉइंट पर भी मैं गॉसियन सरफेस बना देता हूँ। बी पॉइंट पर अगर मैं गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो बी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे लिखना है तो देखो, वैसे तुम्हें अब पता लग जाना चाहिए कि बी पॉइंट के अंदर जो बी पॉइंट तो गॉसियन सरफेस ये है, इसके अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ई बी डी ए, फाई की जगह वापस वही लिखना था, तो मैं टाइम बचाने के लिए ये कर सकता हूँ, तुम भी ये चीज़ कर सकते हो। तो ई बी और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब उस गॉसियन सरफेस का एरिया। अब एक बार देखते हैं क्या हो। तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया निकालना है जो बी पॉइंट को कंसिडर करते हुए बनाई गई है। तो इसके लिए हमें ये ओ से बी तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ओ से बी की डिस्टेंस कितनी है, 2r, मतलब इस जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस है 2r। तो हम यहाँ पर इसका सरफेस एरिया लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो ई बी, या वहाँ पर मैंने लिख दिया 4 पाई 2r स्क्वायर और ये q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आया वो एप्सिलॉन की टर्म्स में आया। तुम चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, ई बी इक्वल्स टू हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन जाएगा 4r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा k, तो ई बी की जो वैल्यू बन जाएगी वो तुम्हारे पास बन जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। तो ऐसे करके भी हम ये निकाल सकते हैं। तो देखो बहुत आसान से तरीके से निकल गया। टाइम बचाने के लिए फाई को डायरेक्ट ई इंटू डी ए लिख दिया करो। डी ए का मतलब एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो वो भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर भी हमें फाई लिखना है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया करके हम लिख सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगला देखते हैं, सी पॉइंट पर हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो ये सी पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, ये सी पॉइंट आ रहा है आउटर स्फीयर की सरफेस पर। तो इसका मतलब एक और हमें गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी जो कि जस्ट बाहर यहाँ पर होगी। इसके जस्ट बाहर अगर एक गॉसियन सरफेस इस तरह से हम ड्रॉ करके देखें, तो इसके जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ये वाली। तो अब देखो यहाँ पर गॉसियन सरफेस, तो यहीं पर मैं एक बार पहले चेक कर लेते हैं इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी होगी। इस गॉसियन सरफेस की रेडियस जो है वो बाहर वाले स्फीयर के इक्वलेंट ही होगी। मतलब सी पॉइंट कहाँ पर है, बाहर वाले स्फीयर पे। बाहर वाली स्फीयर की रेडियस कितनी है, 3r। तो ये चीज़ अब ध्यान रखने वाली है कि 3r इसकी रेडियस है ना। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है टोटल, तो देखो क्यू चार्ज आ रहा है, प्लस इस स्फीयर का, बड़े वाले स्फीयर का भी आएगा 2q। ये ध्यान रखना, जब भी हम जो स्फीयर सॉलिड स्फीयर होते हैं, स्फीयर की सरफेस के जस्ट बाद जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं उसमें स्फीयर का चार्ज भी इंक्लूड होता है, इसीलिए हम जस्ट बाहर बनाते हैं। तो इसके अंदर एक तो ये वाला चार्ज आएगा 2q और एक ये वाला चार्ज आएगा। तो टोटल कितना चार्ज हो गया, 3q। अब इसको लिखते हैं, तो टोटल चार्ज हो गया इनसाइड 3q और रेडियस होगी 3r। तो देखो क्या करेंगे, ई सी, तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए पॉइंट पर अगर मुझे चेक करना है कि इसका एरिया, तो मुझे पता है कि इसकी रेडियस कितनी थी, 4 पाई 3r स्क्वायर, इसकी रेडियस 3r। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल चार्ज था q प्लस 2q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो मेरे पास बनेगा 3q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको बन जाएगा 9r स्क्वायर। तो ये तो हो गया k, तो सी पॉइंट जो हो गया ये तो बन गया 3kq डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर। तो ई सी की जो वैल्यू आ जाएगी ये बन जाएगी kq डिवाइडेड बाई 3r स्क्वायर। तो kq डिवाइडेड बाई 3r स्क्वायर, 3kq डिवाइडेड बाई 3r स्क्वायर, सॉरी kq डिवाइडेड बाई 3। तो फाइनली ये हमारे पास आया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब लास्ट जो बचा हुआ है वो है सबसे बाहर वाला पॉइंट D।
तो डी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो वापस से अब ये डी पॉइंट आप खुद चेक करना, निकाल के एक बार वीडियो पॉज करके खुद देखोगे। डी पॉइंट पर निकालेंगे तो डी पॉइंट के लिए गाउसियन सरफेस ऐसे बनानी पड़ेगी और इसके अंदर तो मैं सीधा अगर लिखूँ यहाँ पर डी पॉइंट के लिए, वीडियो पॉज करके एक बार खुद निकालो, ठीक है। चलो आओ, तो डी पॉइंट पर अब मैं थोड़ा जल्द निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया किसका, जो डी पॉइंट पर गाउसियन सरफेस बनाएंगे, तो डी पॉइंट पर जो गाउसियन सरफेस बनाएंगे उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 4r, तो यहाँ बन जाएगा 4r का स्क्वायर इक्वल्स टू, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो आएगा ये दोनों ही आएंगे तो 3q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप सोल्व करोगे तो ED ये बन जाएगा 3q डिवाइडेड बाई इस 4 को तो इसके साथ लिखो एप्सिलॉन नॉट और ये बन जाएगा 16r स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 3kq डिवाइडेड बाई, इस k किसको लिख रहा हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन को, 16r स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गॉस लॉ को हम स्फेरिकल फॉर्म में अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिए जाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि फ्लक्स कितना होगा। जैसे मान लो बी पॉइंट से जो गाउसियन सरफेस बनाई, अगर बी पॉइंट पर मैंने कोई गाउसियन सरफेस बनाई, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू की टर्म्स में आंसर देना है। बी पॉइंट पर जो गाउसियन सरफेस बनाई इसका पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो बी पॉइंट के अंदर जो इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना सा, ठीक है। सी पॉइंट पर जो गाउसियन सरफेस है इससे पास होने वाली, या ये बोल दिया जा सकता है कि इस सरफेस से पास होने वाली, तो सी पॉइंट पर सी पॉइंट या जो बाहर वाली सरफेस है इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो जब इस सरफेस की बात की जा रही है, मतलब इसके जस्ट बाहर जो गाउसियन सरफेस बनी हुई है उसकी बात की जा रही है, तो उस गाउसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो इसके अंदर कितना चार्ज है Q प्लस 2q, तो 3q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जब जहां से भी आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दे दिए जाएं और उसमें चाहे फ्लक्स निकाला जाए, बस एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली है वो ये है, जब भी सरफेस की बात आएगी, एक्चुअल सरफेस की बात आएगी, तो आपको वहाँ गाउसियन सरफेस उसके जस्ट बाहर बनानी है, उस स्फीयर या उस शेल के जस्ट बाहर आपको गाउसियन सरफेस बनानी है, उससे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा। एरिया का ध्यान रखना, स्फीयर के एरिया का ध्यान रखना है, हमें गाउसियन सरफेस का ही एरिया कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर आया है ठीक है तो इसको रिवाइज करना, आगे के पार्ट को हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।